हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 12 का अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निवेश गुणक व उसका कार्यक्रम। निवेश गुणक और उसका कार्यक्रम यानी कि वो किस प्रकार से काम करता है। जो निवेश गुणक है, इसकी शुरुआत जो हमने अपना पिछला चैप्टर 9 किया था, जिसके अंदर हमने आय, उत्पाद और रोजगार के संतुलन के बारे में पढ़ा और आय, उत्पाद और रोजगार का जो केंद्र का संतुलन पढ़ा, वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो जो निवेश गुणक है, ये जो केंद्र का आय, उत्पाद और रोजगार का जो संतुलन है, उसी की उपज है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। निवेश गुणक की अगर जहाँ तक हम बात करें तो निवेश गुणक केंद्र का दिया हुआ है। वैसे अगर हम गुणक की बात करें, सिर्फ गुणक, तो ये गुणक जो है अकेले गुणक या रोजगार गुणक जिसे हम कहते हैं, वो RF काहन, ये अर्थशास्त्री का नाम है, RF काहन, उनके द्वारा प्रतिपादित किया है। लेकिन निवेश गुणक, वो गुणक और निवेश गुणक में फर्क है। निवेश गुणक जो है ये केंद्र ने दिया है, निवेश गुणक केंद्र ने दिया है, लेकिन जो रोजगार गुणक था या गुणक जिसे हम कहें, वो RF काहन ने दिया है। तो क्या होता है निवेश गुणक? निवेश गुणक की जहाँ तक परिभाषा की बात है, तो निवेश गुणक निवेश से ही शुरू होता है। निवेश में जो परिवर्तन आता है, हम निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश में परिवर्तन के कारण उत्पादन बढ़ता है और फिर आय बढ़ती है। तो निवेश में परिवर्तन करने के कारण, निवेश में हमने परिवर्तन किया और उसके कारण किसमें परिवर्तन हुआ? आय में परिवर्तन हुआ। तो निवेश में परिवर्तन होने के कारण आय में कितना परिवर्तन हुआ, उसका माप क्या कहलाएगा? निवेश गुणक कहलाएगा। तो निवेश गुणक बच्चों क्या होता है? निवेश गुणक की परिभाषा क्या होगी? निवेश गुणक वह गुणक जो निवेश में परिवर्तन होने के कारण आय में परिवर्तन होता है। तो इसका हम एक यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे, के से हम इसको नोट करते हैं। के वैसे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई गुणक है। तो निवेश में परिवर्तन होने के कारण जो आय में परिवर्तन होती है, वो उतनी ही नहीं होती, बल्कि उससे कई गुना अधिक होती है। मान लिया हमने 5 करोड़ निवेश किया और 5 करोड़ निवेश होने के कारण आय कितनी हो गई हमारी? 20 करोड़। तो निवेश हमने 5 करोड़ किया, लेकिन आय बढ़कर 20 करोड़ हो गई, यानी कि 4 गुना बढ़ गई। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब निवेश में परिवर्तन किया जाता है, तो आय में परिवर्तन निवेश में परिवर्तन से कई गुना अधिक होता है। और जितने गुना वो अधिक हुआ, वही क्या होता है? वही निवेश गुणक होता है, वही मल्टीप्लायर होता है। और इसे हम किससे नोट करते हैं? के से नोट करते हैं, के यानी गुणक। तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा हमारा। के का फार्मूला क्या बनेगा कि चेंज इन वाई बटे चेंज इन आई। वाई क्या है? आय में परिवर्तन। डेल्टा यहाँ आय परिवर्तन को शो कर रहा है और वाई आय को। तो आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन, आई इन्वेस्टमेंट और डेल्टा परिवर्तन। तो निवेश में परिवर्तन कारण क्या है? जो बेस होता है कि हमारा न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो जो ये अंश और हर यानी कि नीचे जो होता है, वो हमेशा कारण होता है। तो कारण क्या था? निवेश में परिवर्तन। पहले किसमें परिवर्तन किया गया? निवेश में परिवर्तन। और निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन हुआ। तो इसका फार्मूला क्या बन गया? चेंज इन वाई बटे चेंज इन आई। आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन। तो परिभाषा भी यहाँ पर हो गई हमारी कि निवेश में परिवर्तन होने के कारण आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। और आय में कितने गुना अधिक वृद्धि हुई, वही हमारा गुणक कहलाएगा, निवेश गुणक कहलाएगा, के कहलाएगा। और इसका फार्मूला होगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। इसके बाद इसी में परिभाषा होने के बाद, ये तो परिभाषा की बात हुई, इसके बाद आता है कि गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध विभाग। इन दोनों में क्या संबंध है? गुणक यानी कि के और MPC। तो पहले MPC तो हम पहले पढ़ चुके हैं। MPC यानी कि आय का वो भाग जो हमने उपभोग के ऊपर खर्च किया। हमारी जो आय होती है, इनकम जो होती है, वो दो चीजों का जो होती है, C प्लस आई। आय का एक हिस्सा हम उपभोग पर खर्च करते हैं और बाकी का जो बचता है, सेविंग्स जो होती है, उसका हम इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। तो y किसके बराबर होता है? C प्लस आई। उपभोग प्रवृत्ति क्या है? आय का वो हिस्सा जो हमने उपभोग पर खर्च किया।
तो गुणक में और इस उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध है? आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति का जो खर्च है, एक व्यक्ति का जो उपभोग है, वो दूसरे आदमी की आय होती है। हम जो खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, वो किसी अन्य की इनकम होती है, आय होती है। तो हम जितना खर्च करेंगे, जितना हम व्यय करेंगे, दूसरों की आय उतनी ही बढ़ेगी। तो इस कारण से जो के यानी कि गुणक और एमपीसी के अंदर कैसा संबंध होता है? हमेशा धनात्मक सीधा संबंध होता है। जितना उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी उतना ही गुणक का मूल्य भी बढ़ेगा, और जितनी उपभोग प्रवृत्ति कम होगी उतना ही गुणक का मूल्य कम होगा। तो ये आप लोगों को समझना है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में क्या संबंध है। तो गुणक का और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सीधा संबंध होता है। उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी यानी कि एक आदमी के खर्चे बढ़ेंगे, व्यय बढ़ेंगे, तो निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ने से आय बढ़ेगी यानी कि गुणक बढ़ेगा। तो एमपीसी में और गुणक में सीधा संबंध है। अगर एमपीसी घटती है, उपभोग प्रवृत्ति अगर घटती है, खर्च घटते हैं, तो दूसरों की आय भी घटेगी, निवेश भी घटेगा, और इस तरह से गुणक भी घट जाएगा। तो इन दोनों के अंदर कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है। इस धनात्मक संबंध को हम फार्मूले के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आय होती है वो सी प्लस आई के बराबर होती है। अगर ये हमारी इक्वेशन बन गई कि y इक्वल टू सी प्लस आई, आय जो है उपभोग और निवेश का जोड़ है। अब अगर हम दोनों तरफ परिवर्तन कर दें, चेंज ले आए, हम इक्वल के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ करेंगे तो इससे इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं दोनों तरफ चेंज कर देती हूँ कि चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई इन्वेस्टमेंट। हम इसको इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने y के साथ भी चेंज लगा दिया, और कंजप्शन के साथ भी चेंज लगा दिया, इन्वेस्टमेंट के साथ भी चेंज लगा दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी, इस वैल्यू के अंदर y की वैल्यू हमारी डेल्टा y की वैल्यू क्या आ गई? चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई। जो ऊपर हमारी ये इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या होगा? ऊपर वाली इस इक्वेशन डेल्टा y के स्थान पर मैं क्या लिख देती हूँ? ये जो है हमारा चेंज y, इसके लिए y बटे आई, ये ऊपर हमने लिख रखा है। यहां से हम क्या करते हैं? यहां से हम जो हमारा आई है, निवेश में परिवर्तन जो है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये चेंज इन आई हम यहीं पर रखते हैं, और ये चेंज इन सी इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ से जो हमारे पास डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई था, यहाँ से मैं डेल्टा आई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा आई यहाँ है, और ये डेल्टा सी जो है ये अगर इक्वल के इधर जाएगा तो ये माइनस चेंज इन सी हो जाएगा। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो डेल्टा वाई हमारा यो का यो है, डेल्टा वाई यो का यो है। ये जो नीचे डेल्टा आई था, ये जो था, इसकी जगह पर मैं इसकी ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी। हम रिलेशन निकाल रहे हैं गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में इक्वेशंस के थ्रू, फार्मूलेज के थ्रू। तो y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। दोनों तरफ हमने चेंज कर दिया। दोनों तरफ चेंज करने के बाद जो डेल्टा आई था हमारा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट था, हमने उसकी वैल्यू निकाली, और उसकी वैल्यू को हमने जो ऊपर वाला जो फार्मूला था वहां पर रख दिया। डेल्टा वाई यू का यू, और डेल्टा आई के स्थान पर मैंने लिख दिया डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब हमारे पास ये, अब ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है। अगर मैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को दोनों को किसी एक से डिवाइड कर देती हूँ तो हम क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको इस तरह से कर सकते हैं। हम डेल्टा वाई को मैंने डेल्टा वाई से भी डिवाइड कर दिया, और डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई यहाँ पर भी कर दिया, माइनस डेल्टा सी, और यहाँ पर भी मैंने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। जो हमारा न्यूमरेटर था, अंश जो था, उसे भी मैंने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया, और जो हमारा बेस यानी कि डेनोमिनेटर था उसे भी मैंने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। जब दोनों को हम किसी एक संख्या से ही डिवाइड करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं इसको इस तरह से करते हैं डिवाइड, तो ये पूरा कट होकर यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, और ये भी कट होकर यहाँ पर भी हमारा 1 आ जाएगा, और डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। अगर आप थोड़ा सा बैक में जाओगे तो वहाँ जहाँ मैंने आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताया था, तो ये हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, उपभोग और आय का अनुपात, और चेंज इन सी बटे चेंज इन वाई यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ एमपीसी। ये क्या है? ये एमपीसी है, ये एमपीसी का फार्मूला है। तो मैं इसके स्थान पर इसको क्या लिख दिया मैंने? एमपीसी। तो एक
बटे 1 माइनस MPC। ये क्या होता है? ये गुणक होता है। तो गुणक का और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का क्या संबंध हुआ कि गुणक किसके बराबर होता है? 1/1 माइनस MPC। अब आप इसको सोच सकते हैं कि ये 1/1 माइनस MPC, मान लिया MPC 0.2 है, मान लेते हैं 0.2 है, तो 0.2 है तो क्या आएगी वैल्यू? 1/1 में से हम 0.2 को करेंगे 0.8। अब अगर ये बढ़ जाए, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये हम 0.5 कर देते हैं इसको, तो ये देखिए ये 10.8 था, हम इसको पट्टी करेंगे 10/8 होगा, और इसको कट करेंगे हम, कट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? वैल्यू आएगी हमारी 1.4। ऐसे ही अब मैंने इसको बढ़ा दिया, 0.2 से मैंने इसको 0.5 कर दिया, तो अब क्या आएगी वैल्यू? अब वैल्यू आएगी 1/0.5 यानी कि 10/5 यानी कि 2। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे MPC बढ़ेगी, जैसे 0.2 से 0.5 हो गई, तो हमारा K की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। हमने यहाँ पर मैंने पहले 0.2 रखा तो वैल्यू आई 1.4 गुणक की वैल्यू, मैंने इसको बढ़ा दिया 0.5 कर दिया तो वैल्यू आ गई 2। यानी कि हम जैसे जैसे MPC को बढ़ाएंगे, MPC के अंदर जैसे जैसे वृद्धि होगी, K का मूल्य भी बढ़ेगा, तो दोनों के अंदर संबंध कैसा हुआ? पॉजिटिव। अगर हम MPC की वैल्यू को जैसे जैसे घटाएंगे तो गुणक का मूल्य क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो गुणक में और MPC में आपस में कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है। तो उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद ये जो 1 माइनस MPC है, इसे हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं 1/MPS। आप लोगों को थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। जब हमने MPC और MPS के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होते हैं, ऐसे ही APC प्लस APS ये भी किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल। तो क्योंकि यहाँ से MPC 1 माइनस MPC किसके बराबर आएगा? MPS के बराबर आएगा। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था वहां पर। तो 1/1 माइनस MPC, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में और गुणक में तो धनात्मक संबंध होता है, लेकिन ये जो MPS है, MPS और गुणक, इनके बीच में आपस में कैसा संबंध होता है? नेगेटिव संबंध होता है। बचत जितनी बढ़ेगी, बचत जितनी बढ़ेगी उतनी ही उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाएगी, और बचत जितनी बढ़ेगी उतनी उपभोग प्रवृत्ति कम होगी, तो फिर क्या होगा? गुणक का मूल्य भी घटेगा। तो बचत, सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में कैसा संबंध हो गया? नेगेटिव संबंध हो गया। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में कैसा संबंध हो गया? धनात्मक संबंध हो गया। तो इतना फार्मूले से, इक्वेशन से आप इतना समझ गए होंगे निचोड़ क्या निकलता है कि उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में सीधा संबंध, और सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में नेगेटिव संबंध। दूसरा, ये जो मैंने यहाँ पर आपको फार्मूला बताया, इन फार्मूलों के ऊपर बेस्ड आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। आपको MPS की वैल्यू दे रखी होगी और आपको गुणक निकालना होगा, या फिर आपको गुणक की वैल्यू दी हुई हो सकती है और आपको MPS निकालना हो सकता है। MPS देकर भी आपको गुणक निकाला जा सकता है, तो आपको यही फार्मूले यूज करने हैं। अगर MPS दे रखा है तो 1/MPS करेंगे तो गुणक की वैल्यू आ जाएगी। अगर MPC दे रखा है तो 1/1 माइनस MPC करेंगे तो गुणक की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से जो हम समझ सकते हैं कि अगर हमें गुणक निकालना है या MPC निकालनी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है चैप्टर को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, गुणक का कार्यचरण। तो गुणक कैसे काम करता है? आप सभी को पता है, सबसे पहले किसके अंदर परिवर्तन आता है? निवेश में परिवर्तन आता है। जब निवेश बदलता है तो निवेश में बदलने के कारण क्या बदलेगी? निवेश बदला तो फिर आय बदलेगी, आय बदलेगी, और फिर इस तरह से फिर से आय में परिवर्तन आएगा। तो ये परिवर्तन कैसे आता है? इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जो गुणक होता है, गुणक का कार्यकरण 2 प्रकार से काम करता है। कैसे करता है 2 प्रकार से कार्यकरण? कि भाई अगर MPC के अंदर, उपभोग प्रवृत्ति के अंदर वृद्धि होती है तो क्या होगा? आय के अंदर, गुणक के अंदर वृद्धि होती है तो आय कई गुना अधिक बढ़ेगी, तो उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसे? निवेश का गुणक की अनुकूल प्रक्रिया। 2 प्रकार से काम करता है, ये एक अनुकूल प्रक्रिया और दूसरी होती है हमारी प्रतिकूल प्रक्रिया। गुणक 2 प्रकार से काम करता है, एक अनुकूल प्रक्रिया और दूसरी प्रतिकूल प्रक्रिया।
जब निवेश में परिवर्तन होने के कारण आय में, जब निवेश में वृद्धि, हम यहाँ वृद्धि करेंगे, अगर निवेश बढ़ गया, वृद्धि हुई, तो आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है, तो उसे कहेंगे हम निवेश की अनुकूल प्रक्रिया। लेकिन निवेश में वृद्धि होने की बजाय निवेश में कमी आ जाए, मान लिया निवेश घट गया, तो फिर आय में भी कई गुना अधिक कमी आई, तो उसे कहेंगे हम निवेश की प्रतिकूल प्रक्रिया। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि निवेश दो प्रकार से काम करता है, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। अगर निवेश बढ़ता है तो आय भी कई गुना अधिक बढ़ती है, तो उसे कहेंगे हम निवेश की अनुकूल प्रक्रिया। और अगर निवेश घटता है, मान लिया किसी कारणवश निवेश घट गया, कमी आ गई, तो आय में भी फिर कई गुना अधिक कमी आएगी, तो उसे हम निवेश की प्रतिकूल प्रक्रिया कहेंगे। तो इसे समझने के लिए निवेश में परिवर्तन आया, निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन आया, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग, लोगों के खर्चे बदलते हैं, उपभोग में परिवर्तन आता है, फिर उपभोग में परिवर्तन के कारण फिर से आय में परिवर्तन। तो इस प्रकार से क्या होता है, निवेश अपना काम करता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा चित्र बनाऊंगी। हमारा ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा था और हमने लगभग इसको कर लिया। तो जो AS यानी कि समग्र पूर्ति, जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं आती तब तक AS वक्र हमारा इस प्रकार का होगा, पूर्ण रोजगार के बाद ये वर्टिकल हो जाएगा। और AD हमारा कैसा होता है, यहाँ पर मैं इनकम को ले लेती हूँ, इनकम। AD वक्र हमारा कैसा होता है, यहाँ हमारी AD और AS है। AD वक्र हमने इस तरह का पढ़ा है कि AD ये, तो जहां पर AD और AS एक दूसरे को काटेंगे वो संतुलन होगा, वही संतुलित आय होगी, वही संतुलित उत्पादन होगा, वही संतुलित क्या होगा, रोजगार होगा। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब मान लो हम क्या कहते हैं कि समग्र मांग के अंदर वृद्धि हो जाती है, या हम ये कहें निवेश में वृद्धि होती है या समग्र मांग में वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने से AD वक्र ऊपर की तरफ जाएगा। AD वक्र जब ऊपर की तरफ गया तो क्या हुआ, इतना ऊपर की तरफ गया, इतना निवेश में वृद्धि हो गई, और निवेश में वृद्धि होने के कारण AD वक्र ऊपर की तरफ सरक गया। तो AD वक्र में निवेश में कितनी वृद्धि हुई, AD वक्र इतना ऊपर हुआ है तो निवेश में कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन निवेश में इतनी वृद्धि होने से आय में कितनी वृद्धि हुई, आय में कितनी वृद्धि हुई। तो आप सभी देख सकते हैं कि निवेश में वृद्धि हुई इतनी से, लेकिन आय में उससे कई गुना अधिक वृद्धि हुई। तो ये क्या है, ये जो निवेश में इतनी वृद्धि होने के कारण कई गुना अधिक जो वृद्धि हुई है, ये गुणक की अनुकूल प्रक्रिया है। जब निवेश बढ़ता है तो आय कई गुना अधिक बढ़ती है। जैसे ये बढ़ी, निवेश तो सिर्फ इतना बढ़ा था और आय इतनी बढ़ गई, तो ये क्या है, ये गुणक का फॉरवर्ड जो इफेक्ट होता है, अनुकूल जो प्रक्रिया है वो है। अब अगर मान लिया निवेश घट जाए, तो निवेश घटने के कारण क्या होगा, निवेश घटने के कारण AD वक्र नीचे की तरफ सरकेगा। मान लिया निवेश घट गया, पहले हम यहाँ थे और निवेश घटकर इतना हो, जब निवेश इतना घटता है तो क्या हो गया, निवेश घटने, अब ये दोनों AD और AS अब इस बिंदु पर बराबर है। तो ये पहले क्या था, हमारे आय, उत्पादन, रोजगार इतना था और अब घटकर इतना हो गया। तो कमी कितनी आई थी, निवेश में थोड़ी आई थी, लेकिन आय में उससे कई गुना अधिक कमी आई। तो ये क्या है, ये निवेश की प्रतिकूल प्रक्रिया है। कहने का अर्थ क्या है कि जब निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ने के कारण जब AD बढ़ती है तो आय उससे कई गुना अधिक बढ़ी। अब ये दोनों पहले बराबर यहाँ थे, अब ये दोनों बराबर यहाँ हैं, तो इसलिए आय क्या हो गई, कई गुना अधिक बढ़ गई। और इसे क्या कहेंगे हम, निवेश की अनुकूल प्रक्रिया। अब मान लिया निवेश कम हो जाता है, तो निवेश कम होने के कारण AD वक्र भी नीचे सरकेगा, AD वक्र नीचे सरकेगा, तो अब AD वक्र AS को यहाँ काट रहा है, तो यहाँ काट रहा है, तो अब संतुलन हमारा यहाँ होगा। तो क्योंकि निवेश के अंदर इतनी कमी आई, लेकिन निवेश में इतनी कमी आने के कारण जो आय में कमी है वो अधिक है, तो ये क्या है, ये निवेश की प्रतिकूल प्रक्रिया है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ाने का था कि निवेश गुणक होता क्या है, आय में जो परिवर्तन आता है कई गुना अधिक निवेश में परिवर्तन होने के कारण वो निवेश गुणक होता है, उसका फार्मूला क्या है, और निवेश गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध है। फार्मूले के माध्यम से हमने डिटेल से ये पढ़ा। निवेश का कार्यकरण हमने देखा कि भाई किस प्रकार से निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन आता है, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन आता है, और उपभोग में परिवर्तन के कारण फिर से आय में परिवर्तन आता है, और चित्र के माध्यम से भी हमने उसकी व्याख्या पढ़ी। तो उम्मीद है
आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने अपने इस एक वीडियो में ही अपने पूरे चैप्टर, जो 10वां चैप्टर था हमारा निवेश गुणक और उसका कार्यकरण, उसे कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पढ़ाने के बाद आप इस चैप्टर के अंदर जो कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने आपको बताया है 1/1 माइनस MPC और 1/MPS, इस हिसाब से आएंगे, तो आप उनको छोटे छोटे जो सम्स हैं उनको करके देखें। अगर वो सोल्व होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनको आपको दोबारा से करवा दूंगी। तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।